नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और रेलवे एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम आज से शुरू हो गए हैं मेरे भाई। जिन बच्चों का भी एनटीपीसी का पेपर अभी होगा उनको बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पेपर करना। तो मेरे दोस्त, मैं इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए एक सैंपल पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। वही सैंपल पेपर जैसा एग्जाम में आएगा मेरे भाई। आपको पता है कि हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे बच्चों को कराते हैं वो बच्चों के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं और इसमें से डायरेक्ट सवाल पेपर में फंसते हैं। ऐसा ही आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में भी हुआ था, एएलपी में भी हुआ था, अब ये मैं एनटीपीसी के लिए भी करवा रहा हूं। यानी कि मैं इस वीडियो में 30 क्वेश्चन एज इट इज जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो मैं आपको करवाऊंगा मेरे दोस्त। ठीक है जी। हमारी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है तो मैं धीरे धीरे करके आपको चीजें बताऊंगा मेरे भाई। जिन भी बच्चों का रेलवे एनटीपीसी का पेपर है, इस सैंपल पेपर को कतई भी मिस ना करें। 30 जो टॉप नॉच क्वेश्चन है जिसमें अर्थमेटिक भी है, एडवांस भी है, पूरा देखे स्टार्टिंग से एंड तक मेरे दोस्त। मैं इसकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दूंगा। सब बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। जो बच्चे खुद से सॉल्व करना चाहते हैं वो डायरेक्ट पीडीएफ से कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। जिन बच्चों का एग्जाम अभी दूर है तो भैया मैंने एनटीपीसी के लिए 10 मॉक टेस्ट सॉल्व कराए, यानी कि 300 सवाल। तो 300 सवालों को जरूर कर लीजिए क्योंकि गणित का अच्छा खासा वेटेज है। गणित में स्कोर कम यानी कि आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे मेरे भाई। हमने रेलवे वाले बच्चों के लिए एडवांस मैथ भी पढ़ाया था, ठीक है जी, जिसमें मैंने आपको एलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारी चीजें कवर करा दी है मेरे भाई। तो एडवांस मैथ के भी सवाल आ रहे हैं पेपर में, देख लीजिएगा आप वीडियोस अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। इसी चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा मेरे भाई। चलो शुरू करें। तो बिल्कुल शुरू करते। कॉपी पेन लेके बैठिए। पूरा सैंपल पेपर मैंने ही बनाया है रात भर बैठ के। बहुत अच्छे अच्छे सवाल रेलवे के ही प्रीवियस क्वेश्चंस को कंपाइल किया है और ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही इसमें डाले हैं, ठीक है जी। आइए सवाल नंबर 1, ये बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने देखो। ये सवाल लेटेस्ट है जो रेलवे एएलपी 2024 के पेपर में आया है, यानी कि आपसे होना ही चाहिए। 48 पुरुष एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं जबकि 40 महिलाएं उस काम को 9 दिन में कर सकती हैं। पूछा यह है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उसी सेम काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के सवाल तभी सॉल्व होते हैं जब आपको मैन और वुमेन की एफिशिएंसी पता हो। वो एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी? टोटल वर्क को बराबर करके। एक केस आपको यह दिया कि 48 पुरुष 5 दिन में काम कर सकते हैं, 40 महिलाएं सेम उसी काम को 9 दिन में कर सकती हैं। तो ये मैंने ये मान लिया कि एक आदमी की एफिशिएंसी m है और एक औरत, एक महिला की एफिशिएंसी w है, ये मैंने मान लिया। तो आप यहां से ना कुछ मत करो, टोटल वर्क को बराबर कर दीजिए कुल कार्य को। तो 48 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 48 m। ये काम को कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में करते हैं, 5 डेज में। अब सेम इसी काम को मेरे प्यार भी 40 वुमेन की एफिशिएंसी 40 डब्ल्यू कितने दिन में करती है? 9 दिन में करते हैं, गुणा 9। ये भी टोटल वर्क है, टोटल वर्क के बराबर होना चाहिए मेरे भाई। अब देखिए, 5 से आपका 40 8 बार चला जाएगा, 8 से आपका 48 6 बार चला जाएगा, फिर 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि यहां से मैन बटा वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा भाई। यहां पर 2 उधर चला गया, 3/2। ये एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। पूछा है 4 पुरुष और 6 महिलाएं, 4 मेन प्लस 6 वुमेन मिलकर ये काम कितने दिन में कर देंगे। सवाल में आपसे ये पूछा हुआ है। तो भाई आप टोटल वर्क तो निकाल लो। अब टोटल वर्क तो आप निकाल ही सकते हो मेरे भाई, चाहे आप पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से, इच्छा आपकी है। जैसा आपको पता लग गया कि एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, एक वुमेन की एफिशिएंसी 2 है। तो पहला केस अगर मैं ध्यान से देखूं, 48 आदमी, एक मैन की एफिशिएंसी 3 है, किसी काम को 5 दिन में करते हैं, 5 डेज में, तो 5 से गुणा, ये टोटल वर्क आ गया। अगर इसी टोटल वर्क को 4 मैन और 6 वुमेन करेंगे, एक मैन की एफिशिएंसी 3 है तो 4 मैन की आ जाएगी 12, 4 तिया 12। एक वुमेन की वैल्यू 2 है तो यहां पे 6 वुमेन की कितनी आ जाएगी? 12। तो 12 + 12 आ गया बच्चों 24, 24 आ गया।
हम ये पूछ सकते हैं कि इस टोटल वर्क को 24 एफिशिएंसी के साथ अगर करोगे तो कितना टाइम लगेगा करने में, 24 से डिवाइड कर दीजिए, तो 24 दूनी 48, तो आ गया 2 तिया 6 पंजे 30 दिन, यानी कि 30 डेज का समय लगेगा। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन है यहां पर बी करेक्ट। कर पा रहे हैं, रेलवे एएलपी का सवाल है, अक्सर ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। चले हम लोग मेरे दोस्त, आ जाइए, सवाल नंबर है 2 आपके सामने। ये देखो, सवाल ज्योमेट्री का है और ये क्वेश्चन हमने एज इट इज रेलवे एनटीपीसी 2021 के पेपर का डाला है। बनाइए, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मॉक टेस्ट को करने से आप नया भी सीखोगे, रिवीजन भी होगा बढ़िया। आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है। मैंने देखा कि एनटीपीसी के पेपर में ज्यादातर जो ज्योमेट्री के सवाल आते हैं उनमें डायग्राम बनाना नहीं पड़ता, दिया हुआ होता है। अच्छी बात है, आसान हो जाता है बच्चों के लिए। इस चित्र में ए बी सर्कल का डायमीटर है, ए बी व्यास है, एपी जो है पॉइंट ए पर सर्कल की टेंजेंट है, एपी टेंजेंट है मेरे भाई, जो पॉइंट ए पे सर्कल को टच कर रही है, ठीक है जी। और रेखा बीसी को आगे बढ़ाने पर ये जो है यहां पी पर मिलती है। एंगल एओसी 36, ये वाला जो एंगल है एओसी 36 है। तो आपसे पूछा है बीपीक्यू क्या होगा। देखो वैसे तो यहां बताया ही नहीं गया कि भैया ओ क्या है, लेकिन मान लो कि ओ सर्कल का सेंटर है, बताना चाहिए एग्जामिनर को, ये तो गलत है भैया। ए बी डायमीटर है, ओ जो है सेंटर होगा। आपसे कौन सा पूछा है, आपसे एंगल बीपीक्यू, यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है। बताओ इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार बताओ। सर्कल के इस आर्क को देखो, एसी को, इस आर्क द्वारा सेंटर पे 36 डिग्री बन रहा है, एओसी 36, तो सरकमफरेंस पे ए बी सी आधा बनेगा, 36 का आधा 18 डिग्री, एंगल 18 डिग्री का होगा। अब आप ये देखिए मेरे प्यारे भाई कि ये ए बी डायमीटर है, ये टेंजेंट है पॉइंट ए पर, तो टेंजेंट रेडियस के बीच में ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो क्या बच्चों आपको ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा? आप बोलोगे सर हमें बढ़िया ट्रायंगल दिखाई दे रहा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। भाई अगर ये 90 है, ये 18 है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा, 90 प्लस 18 108 डिग्री। भाई ये कोण की वैल्यू आंतरिक दो कोणों के बराबर होते 108 डिग्री, सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहां पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है जी, आगे चलेंगे, सवाल नंबर 3, ये एनटीपीसी सीबीटी सेकंड लेवल का है। ठीक है जी, ये जो सवाल है ये रेलवे का पर्सनल फेवरेट है मेरे भाई, इसको बिल्कुल मत छोड़ो। एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद 403.2 रुपए में बेचता है। ठीक है, अगर उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता, कोई डिस्काउंट की पेशकश नहीं की होती, तो वस्तु के लागत मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित करता। आर्टिकल का सीपी क्या है? देखिए मेरे भाई, ये सवाल को करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है। ये लाइन सवाल की ज्यादा खास है मेरे भाई। क्या आप इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हैं? थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। देखिए मेरे भाई, अगर आप किसी आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो जो आपने आर्टिकल का मार्क प्राइस अंकित मूल्य फिक्स किया है उस पर बेचोगे। यानी कि जब आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे मेरे प्यारे भाई, तो आप सामान को उसके मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर बेचोगे, और मार्क प्राइस पर बेचने से 28% लाभ होता है। इसका मतलब कि आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो इस प्रकार है कि कॉस्ट प्राइस से 28% ज्यादा है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 28% ज्यादा है। ठीक है भाई, ये सेकंड लाइन है। पहली लाइन देखो, डीलर मार्क प्राइस पे 16% डिस्काउंट के बाद बेचता है। डीलर मार्क प्राइस पे 16% डिस्काउंट देता है, और 16% डिस्काउंट देने के बाद डीलर जो है 403.2 रुपए में बेचता है। ठीक है जी, आपसे पूछा है सीपी, तो क्या ये सक्सेसिव का सवाल नहीं है? पहले सीपी को 28% बढ़ाया, मार्क प्राइस आया, फिर मार्क प्राइस पे 16% डिस्काउंट दिया, 403.2 रुपए में बेचा। आपको यहां पे फाइनल वैल्यू दी हुई है और आपको शुरुआत की वैल्यू पूछी गई है। आप यहां फॉर्मूला भी लगा सकते हो, पर रेशियो ज्यादा ठीक रहेगा। देखो 4% होता है 1/25, 28% की फ्रैक्शन में वैल्यू 7/25, 16% 4% का 4 गुना, यानी कि 4/25 आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर एकदम ठीक है। अब आप बताओ, आपने मार्क प्राइस जो 28% बढ़ाया है, 7/25, 7/25 मतलब 25 का सामान मेरे दोस्तों 32 का हो गया, 25 7 32।
पर आपने 16% डिस्काउंट दिया, 4/25, इसका मतलब 25 का सामान आपने 21 का बेचा। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो है। सवाल में आपको हुई है मेरे भाई 403.2 रुपए। बताइए जी, 21 से कट रहेगा, जरूर कटना चाहिए कि तो काट लीजिए। 21 से कब 21 बचेगा, 193। तो 21 निम्मा 189 और 4, 21 दूनी 42, 19.2। फिर 32 छिक्का 192 होता है, तो 32 से 19.2 चला गया, 0.6 बार, तो 0.6 बार चला गया। तो ये भी मेरे दोस्तों 0.6 गुना आ जाएगा जी, 0.6 टाइम्स। तो 25 गुणा 25, 625। 625 का 0.6 गुना कितना आएगा भाई, 600 गुणा 0.6, 360 प्लस 15, यानी कि 375 रुपए आ गया, 375 रुपीज। यही कॉस्ट प्राइस होगा आर्टिकल का सीपी। ऑप्शन नंबर है यहां पे सी वाला करेक्ट। बहुत बेहतरीन सवाल भाई, लेकिन जितना बेहतरीन सवाल है उससे ज्यादा अच्छा मैंने आपको तरीका बताया करने का जी। आइए सवाल नंबर 4। कोई सेलर अपने सामान के मार्क प्राइस पर 20% छूट देता है और इस प्रकार लागत मूल्य के 120% पर बिक्री पूर्ण करता है एंड दस एंड्स अप सेलिंग एट 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। व्हाट वाज द परसेंटेज मार्कअप? कितने परसेंट बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है? एक बार बताओ, एक दुकानदार मार्क प्राइस पर 20% डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देने के बाद जो सामान को बेचता है तो लागत मूल्य के 120% पर बिक्री की है। देखो मेरे भाई, हर चीज 100% होती है, सीपी होता है 100%। आपने 100% के सामान को 120% में बेचा, 20% ज्यादा में बेचा ना। 100% लागत मूल्य की बिक्री आपने 120% में कर दी, 20% ज्यादा में करी, यानी कि इस सवाल में इनडायरेक्टली जो है आपको 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का आपको प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि सवाल में प्रॉफिट दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, मार्कअप पूछा है। तो भैया अगर किसी सवाल में प्रॉफिट डिस्काउंट दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। यहां पे डिस्काउंट कितना है 20, तो 100 माइनस 20 80, प्रॉफिट भी 20% है, 100 प्लस 20 120, 40 से कट गया, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, ये 2:3 आ गया क्रिय मूल्य से अंकित मूल्य का अनुपात। मार्कअप का मतलब होता है अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा है। अगर क्रिय मूल्य 2 है तो मार्क प्राइस है 3, तो कितना ज्यादा हुआ 1/2, 1/2 यानी कि 50%। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हो गया ना बात? ठीक है जी। आइए बच्चे आगे चलें। नेक्स्ट सवाल नंबर 5। ये देखिए सवाल, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने कंपाइल किए, आपको अंदर से खुशी होगी करने में। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू इट्स बेसिस 12 सेंटीमीटर। परिमाप 36 सेंटीमीटर है, ट्राइंगल का एरिया क्या है? बताइए। सवाल है मेंसुरेशन 2D का, ये कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये 2D मेंसुरेशन का सवाल है बच्चे। बताओ जी इसका क्या उत्तर है? देखो समद्वि बाहु त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो जैसे ही आपके सामने हमारे भाई ये क्या है, ये समद्वि बाहु त्रिभुज है, इसकी दो साइड ये बराबर हैं, ठीक है। तो शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब 12 सेंटीमीटर, ये इसका शीर्ष है, हमने शीर्ष से आधार पर ये लंब डाला मेरे भाई, और इसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि जैसे ट्राइंगल एबीसी है, समद्वि बाहु त्रिभुज है, और इसकी दो साइड ए बी ए सी बराबर, ये परपेंडिकुलर डाला है, लंब डाला है एसीडी पर, तो भाई ये आधा आधा करेगा, यानी कि जो बीडी की लंबाई होगी वही डीसी की लंबाई होगी। अब इसका पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर दिया है, एरिया क्या होगा? देखो बच्चों, पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम, तीनों भुजाओं का योग जो है पेरीमीटर होता है। अगर इस सवाल के ऑप्शन देखो तो ऑप्शन इंटीजर में, तो यहां 100% है कि ये ट्रिपलेट सेट होगा। देखो मेरे भाई, पेरीमीटर तीनों भुजाओं का योग, आप ये देखो ये क्या है, ये पेरीमीटर का आधा है। आप ये बताओ ये क्या है, ये पेरीमीटर का आधा है,
आधा, तभी तो पूरा जोड़ दूं पेरीमीटर 36 आ जाएगा। अगर पूरा परिमाप 36 है तो ये येलो कलर आधा और ये पिंक कलर आधा, 18 18 हो गया। तो आपको कोई ऐसा ट्रिपलेट याद है जिसमें एक भुजा 90 डिग्री बनाने वाली 12 हो? 12 को देख के आपके दिमाग में कोई ट्रिपलेट आता है? सबसे पहले तो एक ही ट्रिपलेट आता है 5 12 13। कहीं ये 5 12 13 का ट्रिपलेट तो नहीं सेट हो रहा? वैसे भी 5 13 18 हो गया, बिल्कुल सही। यानी कि अगर ये साइड 5 है तो ये 13 है, तो मेरे प्यारे भाई ये भी 5 होनी चाहिए, 13। तो क्या परिमाप 36 हो गया? बिल्कुल हो गया। 5 13 18, 5 13 18, 18 18 36। तो ये सवाल जो होते हैं हिट एंड ट्रायल, अंदाजे से करने वाले होते हैं मेरे भाई। सब कुछ पता लग गया, मैंने पूरा ट्रायंगल ही पता कर लिया। त्रिभुज का पूछा एरिया, एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार यानी कि मेरे प्यारे भाई ये 5, ये बेस का आधा है, इंटू हाइट 12। समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है तो इस आधे की और इस हाइट 12 की गुणा कर देते, ये एरिया आएगा समद्विबाहु त्रिभुज का 5 गुणा 12 यानी कि 60 वर्ग सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है कि नहीं? बढ़िया सवाल। आइए आगे चलेंगे। इस समीकरण को हल करिए। यह सवाल है त्रिकोणमिति का मेरे भाई, और यह सवाल भी एनटीपीसी 2021 के पेपर का है, क्योंकि 2021 के बाद पेपर अब सीधा हो रहा है मेरे भाई 2025 में, तो यह सवाल तो करना ही है ना आपको। साइन 21 डिग्री कॉस 9 डिग्री माइनस कॉस 84 डिग्री इंटू कॉस 6 डिग्री। ये सवाल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मैंने खुद करके देखा, और ये जो है एसएससी में भी इस सवाल ये जो है ऐसा आना चाहिए प्री के पेपर में। देखो ये कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए, क्योंकि अलग अलग एंगल है। यह है साइन 21 डिग्री, साइन 21 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री माइनस, इसका कुछ नहीं कर सकते, कॉस 84 इंटू कॉस 6। अब एक बात बताओ, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 6 और 84 90 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर यहां खेल हो सकता है। कॉस 84 डिग्री क्या है भाई? 84 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री है 6, और कॉस बदल जाएगा साइन में, यानी कि कॉस 84 डिग्री साइन 6 डिग्री के बराबर है। 84 डिग्री 6 डिग्री 90, कॉस बदल जाएगा साइन में, तो साइन 6 डिग्री इंटू ये एज इट इज रहने दो कॉस 6 डिग्री। अब बताइए मेरे भाई, हालांकि फॉर्मूला अब भी नहीं बन रहा, ये फिर कैसे करेंगे प्यारे दोस्त? अगर फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो जबरदस्ती बनाओ। अगर मैं यहां पे 2 से भाग और इस पूरे में 2 से गुणा कर दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे भाई। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला तब बनेगा 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला नहीं बन गया, आपने पढ़ा है मेरे भाई। देखो हाई लेवल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पर भी पेपर में सवाल आता है, एनटीपीसी में भी, ग्रुप डी में भी। 2 sin a cos b बेसिक आइडेंटिटी से आगे भी सवाल पेपर में आते हैं। 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos b का मतलब sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। sin a प्लस b का मतलब sin 21 प्लस 9 30 डिग्री प्लस sin a माइनस b। a माइनस b का मतलब sin 21 में से 9 घटाओ 12 डिग्री। अब आप मुझे ये बताइए बच्चों, ये क्या है? टेल मी। 2 sin 6 डिग्री cos 6 डिग्री, ये क्या बच्चों? देखो 2 sin a cos a क्या होता है? sin 2a। 2 sin a cos a का फॉर्मूला sin 2 है, यहां 6 डिग्री है, तो 2 sin 6 डिग्री इंटू कॉस 6 डिग्री आ जाएगा sin 6 डिग्री का दुगुना sin 12 डिग्री। बोलो हां कि ना? आप बोलोगे यस सर जबरदस्त। देखो sin 12 डिग्री, ये sin 12 डिग्री कट गया, अच्छे से कट गया, ये बच गया केवल sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री का मान होता है ये 1/2, ये 1/2 होता है, तो 1/2 गुणा 1/2 1/4। इस सवाल का आंसर है 1/4। किधर गया? ये रहा, डी ऑप्शन करेक्ट है। कितना बेहतरीन सवाल है, करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, इतनी मेहनत। आ जाइए, सवाल नंबर है 7। ये बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। ये सवाल सीएचएसएल 2024 के प्री के पेपर का है। सीएचएसएल का सवाल है, लेकिन बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के लिए भी। परेशान किया था इस सवाल ने बच्चों को। रोहन को 48,000 रुपए वाले लैपटॉप के से 60,000 पर कितनी छूट देनी चाहिए? अगर वो पहले 28,000 के पेमेंट पर 12,000 की छूट, अगले 12,000 के पेमेंट पर 8% की छूट पहले ही दे चुका है, ताकि लैपटॉप के कुल प्राइस
लैपटॉप के कुल प्राइस पर दी गई 9.5% की छूट की बराबरी की जा सके। क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है? भाई एक लैपटॉप है, लैपटॉप की कीमत है 48,000 रुपए, हमें उस लैपटॉप पर कुल 9.5% का डिस्काउंट देना है। लैपटॉप की कीमत कितनी? 48,000 रुपए की कीमत है। अब देखिए पहले 28,000 रुपए पर कितना डिस्काउंट दिया गया है? 12% डिस्काउंट दिया गया, 12%, 12% डिस्काउंट। ठीक, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। फिर अगले 12,000 के प्राइस पर, अगले 12,000 पर डिस्काउंट दिया गया कितना बेटा? 8%। तो टोटल लैपटॉप तो 48,000 का है, 28 12 40,000 हो गया, बचा 8,000। बोला इस 8,000 रुपए के पेमेंट पर कितना डिस्काउंट दिया जाए कि कुल छूट 9.5% की हो। ओवरऑल जो डिस्काउंट है 9.5% का हो सके मेरे भाई, ये सवाल है। क्या आपको सवाल समझ में आ गया? ठीक है जी। अब देखो दोस्त, रुपए में बताना है तो पहले ये तो पता लगाओ कि यहां पे 8,000 रुपए पर कितना परसेंट डिस्काउंट देना है। देखिए डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है, तो आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, आप रेशियो ले लो मेरे भाई, इस प्राइस का रेशियो ले लो। 4 7 28, 4 3 12, 4 दूनी 8, जी 4 से कट रहा है, 4 7 28, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी कि 7:3:2। तो ये सवाल कैसे होगा बेटा? ये सवाल होगा रिवर्स डेविएशन से। अगर किसी बच्चे को डेविएशन नहीं आता, मैंने पढ़ाया, तो नहीं कर पाएगा सवाल पेपर में जल्दी। अगर कुल डिस्काउंट 9.5% है तो ये भी 9.5 होना चाहिए, ये भी 9.5 होना चाहिए, यहां भी 9.5% डिस्काउंट होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। लेकिन ये तो 12% है, 9.5 से 12 2.5% ज्यादा है मेरे भाई, 2.5%। तो यहां 7 का 2.5% ज्यादा है डिस्काउंट। ये तो 8% है, 9.5 से 8 1.5% कम है। तो यहां बच्चों 3 का 1.5% कम है डिस्काउंट। तो 2.5 सत्ते एक 17.5 और 1.5 तिया 4.5, 17.5 में से 4.5 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 13%। 13% एक्स्ट्रा हो रहा है, तो बैलेंस करने के लिए यहां 13% कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 9.5% पे बैलेंस करना है कुल डिस्काउंट। लेकिन कितने रुपए की कीमत पर है? 2 रुपए की कीमत पर है, बटे 2। 2 से 13 चला जाएगा 6.5 बार, तो 9.5 में से 6.5 घटाऊंगा 3%, 3% आ गया। यानी कि रिमेनिंग 8,000 पर आपको 3% डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये मैंने रिवर्स डेविएशन से पता लगाया, और ये सबसे स्मार्ट तरीका है। हालांकि बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है, फिर वो एक्स मान के करते, लंबा मेथड लगाते, कैलकुलेशन ज्यादा होती है, इससे कैलकुलेशन कम होगी मेरे भाई। समझने में आपको 1 घंटा लगेगा ये मेथड, लेकिन बहुत सारे सवालों में कैलकुलेशन बच जाएगी। रुपए में पूछा है भाई, 8,000 रुपए की बचे हुए प्राइस पर आपको 3% डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो कितने रुपए का हो गया जी? 8,000 का 3%, परसेंट से 2 जीरो काट लो, 240 रुपए। 240 रुपए डिस्काउंट आ गया, सी ऑप्शन है ना मजेदार। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो हर तरीके के सवाल आपको मिलेंगे बैलेंस। सवाल नंबर 8, ये एनटीपीसी 2021 का ही क्वेश्चन है। के का वह मान बताइए जिसके लिए समीकरण का कोई हल ना हो, हैज नो सॉल्यूशन। आप बताओ, आपके सामने 2 लाइन दी हैं, के आपका मिसिंग है, गायब है, नहीं पता। के की ऐसी वैल्यू बताओ कि इन दोनों का कोई हल ना हो मेरे भाई। कोई हल ना हो मतलब क्या समझते हैं आप इस बात से? अगर 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि समांतर हैं, तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। जब एक दूसरे को कभी काटेंगे ही नहीं, यानी कि कोई उनका कटान बिंदु ही नहीं होगा, तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। यानी कि दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, और पैरेलल तब होंगी जब इनका स्लोप, इनकी प्रवणता बराबर हो। यानी कि जो एक्स का जो रेशियो है मेरे भाई, और जो यहां पे y कोफिशिएंट का रेशियो है, y का जो रेशियो है वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है जी, सॉरी इक्वल होना चाहिए, सॉरी। x का कोफिशिएंट यानी कि 2/5, यहां x का 2 है, यहां 5 है, y का कितना है k, और ये कितना है -7, ये बराबर हो जाएगा। तो k की वैल्यू जो आ जाएगी 2 सत्ते 14, -14/5। मैंने दोनों लाइन के स्लोप को इक्वल कर दिया, ये आंसर है जी। यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे आ जाइए बच्चे। 6 अंकों वाली संख्या दी है 473xy5, नंबर सिस्टम का सवाल है, 125 से डिविजिबल है,
ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्याएं हैं? ये सवाल ग्रुप डी के एग्जाम का है। ये सेम टू सेम सवाल एसएससी में भी आया, एक नहीं कई बार। लेकिन इस सवाल को करने से पहले आपको 125 के विभाज्यता का नियम आना चाहिए। देखो, कोई संख्या 5 से तब कटेगी जब लास्ट डिजिट 5 से कटे। कोई संख्या बच्चों 25 से तब कटेगी जब लास्ट के 2 अंक 25 से कटे। कोई संख्या 125 से तभी डिवाइड होगी जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटे। लेकिन लास्ट के 3 डिजिट ऐसे लेने हैं कि 125 से कट जाए XY5 और एंड में 5 भी आना चाहिए। तो क्या हो सकता है बेटा? लास्ट के 3 डिजिट में क्या लिख सकता हूं? 125 एकम 125 ले सकता हूं। अब 125 दूनी 250, मैं 250 नहीं ले सकता कि अगर मैं 250 लिखूंगा तो एंड में 0 आएगा, एंड में 5 आना चाहिए। हालांकि 250 125 से कटता है, लेकिन 250 में एंड में 0 आता है, ना कि 5। तो मैं ऑड मल्टीपल लेना पड़ेगा। 125 तिया 375, 125 पंजे 625, ठीक है ना। 125 छिक्का तो 750 हो जाएगा। 125 सत्ते 875, फिर 125 अट्ठे तो 1000 हो जाएगा, जो 4 डिजिट हो जाएंगे मेरे भाई। यानी कि यही मेरे दोस्तों मैं एंड में रख सकता हूं, लास्ट के 3 डिजिट में यही चीज रख सकता हूं। और ये कितने बन जाएंगे मेरे भाई? 4 केस बन जाएंगे। तो ऐसी 4 संख्याएं होंगी। खेल खत्म। आगे आइए, सवाल नंबर 10। यदि थीटा एक एक्यूट एंगल है और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है तो इसका मान बताओ। निहायत ही आसान सवाल, एसएससी में भी इसका बोलबाला है सवाल का मेरे भाई। देखो, तुरंत होगा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2, ये देखते ही आप तुरंत बना लोगे, क्योंकि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट का मतलब होता है बच्चों 1/10 बराबर 2। क्या आप समझते नहीं कि अगर x प्लस 1/x2 है, एलजेब्रा में भी हम जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x2 है तो x का मान 1 होगा। ये tan प्लस 1/tan 2 तभी हो सकता है जब tan थीटा का मान 1 हो, कि 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1 बराबर 2। तो यानी कि tan थीटा 1 आ गया बच्चे, आ गया कि नहीं? tan थीटा 1 है तो कॉट भी 1 होगा, तो 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही आएगा। tan थीटा 1 है, 1 की पावर 15 1, कॉट थीटा 1 है, 1 की पावर 20 1। ये भी मेरे दोस्तों tan 1 cot 1 2 एकम 2, यानी कि आ जाएगा 4। तो इस सवाल का आंसर 4 आ गया, 1 + 1 + 2। आगे चलते हैं, इजी क्वेश्चन 11वां सवाल। किसी संख्या को 280 से डिवाइड करने पर शेषफल 73 आता है। उसी संख्या को 35 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये नंबर सिस्टम का एक फिक्स टाइप का सवाल है, जो 1-2 शिफ्टों में इस बार भी एनटीपीसी में जरूर दिखेगा। ठीक है, मान लीजिए कि भैया कोई संख्या n है, ये मैंने मान लिया। तो बोला है किसी संख्या को जब हम 280 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आता है 73, रिमाइंडर 73 आता है। ठीक है, बोला है जब उसी नंबर को, यानी कि सेम नंबर n को हम लोग 35 से डिवाइड करेंगे 35 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आपको भाई ये चेक करना है, सेम ही संख्या है, संख्या तो नहीं बदली। 280 का ही फैक्टर है 35, 280 का ही बच्चा है, 280 का ही बच्चा है 35, 8 बार जाएगा, 280/8 35। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर 280 का ही फैक्टर है 35 तो आप इस रिमाइंडर को ही 73 को ही 35 से भाग कर लो। 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 कट जाएगा, क्या बचेगा? रिमाइंडर 3 बचेगा। ये आंसर है ए ऑप्शन 3। आगे आ जाइए, मजा आ रहा है ना सवाल करने में। सवाल नंबर 12, ये बताओ, रेलवे एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ करेंगे। देखो, इस सवाल को कर तो सारे बच्चे लेंगे, पर जो तरीका मैं बताऊंगा वो तरीका सबसे बेस्ट होगा। करना जरूरी नहीं है किसने कितना जल्दी आंसर निकाला, क्योंकि आपको 1.5 घंटे में 100 सवाल करने हैं भाई। मैथ्स भी है और आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं आपको एक बार दोबारा से जो आपने अटेम्प्ट किया चेक भी करना पड़ेगा। वो तभी हो पाएगा जब आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी मेरे दोस्त। देखो, अनिल ने 3 साल के लिए 7200 रुपए दुबे को और 4 साल के लिए 8400 रुपए राघव को समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर उधार दी, सिंपल इंटरेस्ट पर। ब्याज के रूप में कुल 4968 रुपए प्राप्त हुए।
ब्याज कितना मिला मेरे भाई? 4968 रुपए। तो ब्याज की दर कितनी है? पर एनम ब्याज की दर क्या है? बहुत सारे बच्चे R% मान के करने लगते हैं। अब ब्याज की दर का मतलब समझते हैं? 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं। मान लीजिए कि मेरे भाई अनिल ने 3 साल के लिए 7200 रुपए दुबे को दिए। 7200 रुपए उधार दिए अनिल ने 3 साल के लिए दुबे को, 3 साल के लिए। मान लो R% की दर से, R% की दर से 7200 रुपए उधार दिए, 7200 है ना, 7200 रुपए उधार दिए 3 साल के लिए, मान लीजिए R% की दर से, R% की दर से, यही है। तो क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता कि 7200 की 3 में गुणा करो, 72 तिया 216, 21,600 रुपए उधार दिए एक साल के लिए, सेम ब्याज की दर से, सेम R% ब्याज की दर से। क्या इस बात में और इस बात में कोई फर्क है? कोई आदमी 7200 रुपए इन्वेस्ट करता है, उधार देता है 3 साल के लिए, या 21,600 रुपए उधार देता है एक साल के लिए, भाई गुणा ही तो बराबर होनी चाहिए। क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। इसी का फायदा उठाओ, एक साल में कहानी लेके आओ, एक साल के अंदर अंदर। अनिल ने मेरे प्यारे भाई 2 लोगों को उधार दिया है। अनिल ने दुबे को उधार दिए 7200 रुपए 3 साल के लिए, या फिर मैं कहूं 72 तिया 216, 21,600 रुपए एक साल के लिए, 21,600 रुपए मेरे प्यारे भाई एक साल के लिए। फिर अनिल ने राघव को उधार दिए 8400 रुपए 4 साल के लिए, 8400 रुपए 4 साल के लिए, या फिर 8400 का 4 गुना क्या आएगा मेरे भाई? 32,000 और 1600, 33,600 रुपए एक साल के लिए, 33,600 रुपए एक साल के लिए। यानी कि अनिल ने कुल कितना पैसा उधार दिया मेरे प्यारे भाई? ये ऐड कर दीजिए, 0 0 6 6 12 का 2, और ये आपका आ जाएगा मेरे भाई 552। यानी कि अनिल ने 55,200 रुपए उधार दिए मेरे भाई। अनिल ने 55,200 रुपए उधार दिए कुल। मैं कह सकता हूं अनिल ने कुल 55,200 रुपए उधार दिए एक साल के लिए, और एक साल में कुल 4968 रुपीस ब्याज मिला अनिल को। क्या मैं कह सकता हूं 55,200 पर एक साल में 4968 रुपीस ब्याज मिला? मैं सारी कहानी एक साल में ले आया कि ब्याज की परिभाषा ही समझो ना, ब्याज की दर की। 100 रुपए पर एक साल में लगने वाला ब्याज ही ब्याज की दर होता है। तो 55,200 पर इतना ब्याज मिला है, 100 रुपए पर कितना मिला होगा? ये 552 है ना, ये 552 को यहां से हटाओ मेरे प्यारे भाई, उधर ले जाओ राइट साइड में, बटे 552। तो आप मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए पर एक साल में इतना ब्याज मिला, कितनी बार जाएगा ये? 2 नाम 18, 500 निम्मा 4500, बिल्कुल से 9 बार कट गया मेरे भाई, 9 बार कट गया। यानी कि 100 रुपए पर एक साल में 9 रुपए ब्याज मिला। तो ब्याज की दर कितनी है? 9% पर एनम। सी आंसर आ गया बच्चे। ठीक है, कितना बेहतरीन सवाल था। धीरे धीरे मैं समझा रहा हूं, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 13, ये बताओ। ठीक है जी, देखो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा सही नहीं है। मैं, आप ये मान लीजिए कि मैं बिल्कुल ब्लैंक माइंड से ही पढ़ा रहा हूँ, और मुझे बहुत तेज फीवर है। ठीक है, मुझे पेट का इन्फेक्शन हो गया था, उसके बावजूद भी बहुत कमजोरी फील हो रही है। करना पड़ेगा मेरे भाई, आप हमारे बच्चे हो, आपका पेपर है यार, पेपर बार बार थोड़ा ना आता, तबीयत तो कभी भी खराब हो सकती है। ये बताइए, यदि AB बटे AC बराबर BD बटे DC है, तो एंगल ABC का मान क्या होगा? एनटीपीसी का सवाल है स्टूडेंट, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। ये जो चीज है मेरे भाई कि ये ट्राइंगल है ABC, इसमें एक लाइन है AD, जो रेशियो AB से AC का है वही सेम रेशियो BD से DC का। ये कब होगा मेरे भाई? ये तब होगा जब ये लाइन AD नॉर्मल नहीं, एंगल बाइसेक्टर हो। लाइन अगर वर्टेक्स A से, शीर्ष A से लाइन एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय होती है कि जिस एंगल से हम बाइसेक्टर खींच रहे हैं, उस एंगल बनाने वाली भुजाओं का रेशियो, जो रेशियो AB से AC का होगा वही रेशियो BD से DC का होगा। ये लाइन AD कोण समद्विभाजक है, तो अगर ये 28 डिग्री का है तो ये एंगल भी 28 डिग्री का ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में? आपसे पूछा ये वाला एंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। 60 है, बचा 120 है, 56 है, तो कितना बचा? 64 डिग्री भाई।
60 60 60 होना चाहिए, 60 से 4 कम है, 60 से 4 ज्यादा हो जाएगा। 64 डिग्री आंसर आ गया। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, डी ऑप्शन। आगे आइए सवाल नंबर 14। रेलवे एनटीपीसी के पेपर का एक और सवाल जो 2021 में पूछा गया है, बताओ। देखो ऐसे सवाल आते हैं थ्योरेटिकल, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए हैं, हिंदी इंग्लिश सभी में लिखा हुआ है। बच्चों बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है, यानी कि 3 गलत है, इसमें एक सही है, वही ढूंढना है। पहला, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर। हर सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यह बात गलत है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही मतलब होता है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। जैसे मान लीजिए कि 5 एक रियल नंबर है और ये 3 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। तो अगर मैं एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को ऐड करता हूं या घटाता हूं मेरे दोस्तों, ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के दोनों के फॉर्म में लिखा जाएगा, समेशन के फॉर्म में मेरे भाई। ठीक है जी। तो ये वाली बात कि केवल रियल नंबर की फॉर्म में लिखा जाएगा, गलत है। रियल नंबर प्लस माइनस जो है इमेजिनरी नंबर होना चाहिए कॉम्प्लेक्स। एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक एक नेचुरल नंबर होता है, यह बात भी गलत है मेरे प्यारे भाई। जैसे मेरे दोस्तों मैं आपके सामने लिखता हूं -7 -6 -5, ये सब इंटीजर है, ये सब इंटीजर है, बट ये निगेटिव इंटीजर है, और निगेटिव इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होते। नेचुरल नंबर का क्या मतलब होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नेचुरल नंबर है। लेकिन ये निगेटिव इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर थोड़ा ना है। तो यानी कि हर इंटीजर जैसे निगेटिव इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होता, ये भी गलत है। आगे देखिए, एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, एवरी रियल नंबर इज एन इंटीजर, ये बात सही है बेटा, सी ऑप्शन ही सही है। हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप कहोगे सर कैसे? जैसे 7 एक रियल नंबर है, इंटीजर भी है, तो 7 को आप ऐसे लिख सकते हो 7 + 0 आयोटा, लिख सकते हो कि नहीं? यानी कि रियल नंबर में रियल पार्ट है लेकिन इमेजिनरी पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 लिख सकते हैं। ये वाला स्टेटमेंट सही है, रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, डी ऑप्शन। एवरी रियल नंबर इज एन इंटीजर, हर रियल नंबर इंटीजर होता है, ये बात गलत है बच्चे, ये बात भी गलत है। हर रियल नंबर, भाई मैं आपके सामने फ्रैक्शन लिखता हूं 8/5, ये रियल नंबर है, इसका अंश भी और हर दोनों इंटीजर है, पर ये मेरे प्यारे भाई ये फ्रैक्शन है बेटा, ये इंटीजर थोड़ा ना हुआ, ये रियल नंबर है। 8/5 भी रियल नंबर है, 1.6 भी रियल नंबर है, बट ये इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या होते हैं? नॉर्मल गिनती, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3, ये इंटीजर होते हैं भाई। तो यानी कि यहां पे सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे आइए, अगला सवाल रेलवे एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ, बनाइए। 4800 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 साल में 6000 रुपए हो जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर यानी कि उसी रेट से 12 साल बाद अमाउंट क्या होगा? बहुत बढ़िया। देखिए मेरे भाई, हमने 4800 रुपए इन्वेस्ट किए, 4800 रुपए, और ये 4800 रुपए 4 साल के बाद 6000 रुपए बन गए। ये 4800 रुपए 4 साल में 6000 रुपए बन गए। पूछा यह है कि यही 4800 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट की सेम रेट से, रेट सेम है, 12 साल बाद कितना हो जाएगा? देखिए 4800 रुपए ऑलरेडी 4 साल में 6000 रुपए बन चुके हैं, तो हमें 12 साल देखना है, यानी कि 4 साल और 8 साल 12 साल। तो बस ये पता लगाना है कि ये 6000 रुपए अगले 8 साल बाद क्या अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि 4 साल प्लस 8 साल हो गया ना 12 साल। अब आप मुझे बताओ, ब्याज की दर सेम है, 4800 रुपए 6000 रुपए बन गए, कितने गुना हुआ ये? अगर 4800 रुपए का हो गया भाई, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 5/4 गुना, 5/4 टाइम्स 5/4 गुना। अगर ये 4 साल में 5/4 गुना हो रहा है तो 4 साल का दुगुना है 8 साल, समय डबल है। अगर समय डबल टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की यही खास बात है कि यहां सब मल्टीप्लाइंग फैक्टर में चलता है।
पावर में चलता है। 4 साल में 5/4 गुना, तो 8 साल में 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा जी 6000 गुणा 25/16। 5/4 का स्क्वायर 25/16 रुपए आ गया मेरे भाई। ठीक है जी, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। 16 3 48 और 12 16 7 112 8 16 85 375 हो गया। 375 गुणा 25 आएगा जी, एंड में 5 25 25 5 यूनिट डिजिट आएगा, डी ऑप्शन 9375 डी ऑप्शन आंसर है। कर लिया, चलो आधा टेस्ट तो हो ही गया, आधा और करना। ये बताइए, रेलवे एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा हुआ सवाल। हाँ करो। द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म्ड बाय टॉप ऑफ टावर when viewed from two different points situated at a distance of 150 meter and 24 meter from its foot on the ground are supplementary नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखो ये सवाल रेलवे का ही पूछा हुआ और यहां पे इंग्लिश में गड़बड़ कर रखी है। इस सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा मेरे भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। सप्लीमेंट्री एंगल का सम मतलब होता है एंगल का सम 180 डिग्री। यहां मेरे दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो कोण होते हैं, पूरा कोण जिनका जो है सम 90 डिग्री हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। ठीक है जी, चलो अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई सवाल को। कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, यहां पे पूरी स्पेलिंग ही गलत है, आप इसको चेंज कर लीजिएगा। हां, एक मीनार के टॉप को भूमि पर इसके फुट से 150 मीटर और 24 मीटर की दूरी पर दो अलग अलग पॉइंट से देखे जाने पर जो उन्नयन कोण है वो पूरा कोण है। देखो ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि ये जो है ग्राउंड लेवल है और ये ग्राउंड लेवल है और ये जो है बच्चों एक मीनार, एक टावर है। ठीक है, ये टावर है, ये है एक टावर। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। अब यहां पर दो पॉइंट है मेरे दोस्तों टावर से, एक 150, दो पॉइंट है, एक 150 मीटर की दूरी पर है और एक 24 मीटर की दूरी पर है। इन दोनों ही पॉइंट से टावर के टॉप के जो एलिवेशन एंगल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहां ये 150 मीटर की डिस्टेंस होगी बच्चे और ये हो गई 24 मीटर की डिस्टेंस। हालांकि इस सवाल में चित्र तक बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो भाई टावर के टॉप का जब हम दो अलग अलग पॉइंट ए और पॉइंट बी से जब हम एंगल देखते हैं तो ये जो एलिवेशन एंगल बन रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब अगर ये थीटा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर। तो आपसे पूछा टावर की हाइट क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या है, ये आपसे पूछा है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बेसिक सीख दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में tan लेकर, लेकिन नहीं करना, सीधा रट लेना है कि कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ऐसा सवाल आएगा तो टावर की जो हाइट होगी h बराबर वो होगा √AB, यानी कि √150 गुणा 24। 150 गुणा 24 आ जाएगा मेरे भाई 3600, 3600, और 3600 का अंडर रूट आ जाएगा जी यहां पे 60 मीटर। इस सवाल का आंसर है। खेल खत्म, किधर गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बात समाप्त। आगे आ जाते हैं सवाल नंबर 17। रेलवे ग्रुप डी 2022 का सवाल एज इट इज। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया गया। इस नए गोले का आयतन कितना होगा मेरे भाई? बताओ जरा, आप इस सवाल को कैसे करेंगे? 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया है, नए गोले का आयतन क्या होगा? बहुत सारे बच्चे शुरू हो जाते हैं कैलकुलेशन करना, नहीं करना होता भाई। कुछ ऐसा डाटा होता है जो पेपर में बार बार आता है। जैसे हमारी बुक है मैथ्स कंसेप्ट किंग, इस किताब में आपको ऐसी कैलकुलेशन की बहुत सारी टेक्निक मिलेंगी, बहुत सारे फॉर्मूला, शॉर्टकट मेथड्स जो आपका समय बहुत बचाएंगे। एक नॉर्मल बच्चा और जो हमसे पढ़ा हुआ है, जिसके पास एक किताब है, उसके इस सवाल को करने के टाइम में 1 मिनट का फर्क हो सकता है। 1 मिनट का मेरे भाई, 1 मिनट का।
तीन गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बना रहे हैं। जब भी हम पिघलाते हैं तो आयतन बराबर करते हैं, लेकिन 3 4 5 स्पेशल डाटा है। 3 4 5 को पिघलाओगे तो जो नया गोला बनेगा उसकी रेडियस 6 होती है। 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर होता है 6 का क्यूब। याद रख लीजिए। ऐसे ही अगर आप 1 6 8 के तीन गोलों को पिघलाते हो, तीन गोले जिनकी रेडियस 1 6 8 है, इनको पिघलाओगे तो जो नया गोला बनेगा मेरे भाई, उस नए गोले की जो रेडियस है वो 9 होगी, 9 का क्यूब। कि जब हम वॉल्यूम को बराबर रखेंगे, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, 4/3 पाई कट जाएगा, तो रेडियस के क्यूब को बराबर करना है। तो 3 4 5 को पिघला के जो नया गोला बनेगा उसकी रेडियस होगी 6। पूछा है आयतन। आप ऑप्शन से कर सकते हैं कि जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन से कर सकते हैं। सॉल्व भी है भाई। सॉल्व करके अगर मैं बताऊं, गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मतलब 22/7, नए गोले की रेडियस 6 आएगी, 6 का क्यूब यानी कि 216। ये आ गया भाई। ठीक है, 3 से तो कट ही जाएगा ना ये 72 बार, तो 72 हो गया जी ये। उसके बाद एक काम कर लेते हैं, जैसे 72 चौका इसकी गुणा कर लो 288, 72 चौका, और ये 22/7 है। ये हो गया यहां पर जैसे 22/7, तो 22/7 को क्या लिख सकते हो, 3 + 1/7, 3 + 1/7, ये आएगा ना, 7 21 1 22। तो 288 का 3 गुना कितना आएगा, 840 और 24। ये कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर मैं 288 का ही 3 गुना करूं तो 840 और 24 864 हो गया मेरे प्यारे भाई, प्लस ये 288 की 1/7 में गुणा, यानी कि 288/7। अभी कितना जाएगा मेरे भाई, ये चला जाएगा आपका 7 चौक 28, 7 एकम 7, यानी कि 41 सही 1/7, 41:1/7 आ गया, 41:1/7। तो जो भी आंसर आएगा 864 से तो बड़ा आएगा, ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। 864 से बड़ा एक ही आंसर है, ये भी करने की जरूरत नहीं थी। आप ऐसा नहीं कि पूरी गुणा करनी पड़ेगी, हमें यह कैलकुलेशन करनी है। हमेशा ब्रेक कर लिया करो, टाइम बचेगा। अगर मैं 288 की 3 में भी गुणा करूं तो 288 तिया 864 और कुछ जुड़ेगा, तो जो भी आंसर आएगा 864 से बड़ा आएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी 864 से छोटा, यही बड़ा है, यही उत्तर हो जाएगा। आगे आइए। पेट्रोल के प्राइस में 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत कितने % कम कर दी जाए कि इस पर होने वाले खर्च में केवल 14% की वृद्धि हो। देखो मेरे भाई, पेट्रोल का प्राइस पर लीटर 50% बढ़ जाता है। मान लीजिए पहले पेट्रोल था 100 रुपए लीटर, पहले 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए का था। अब पेट्रोल का प्राइस 50% बढ़ गया, अब पेट्रोल का प्राइस हो गया 150। पहले 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिलता था, अब मिलेगा भैया 150 रुपए में, 50% प्राइस बढ़ गया। आदमी बोला भाई सरकार महंगा करते जा रही है पेट्रोल, मैं भैया 50% नहीं बढ़ा सकता अपना खर्चा, मैं तो अपना खर्चा केवल 14% ही बढ़ा सकता हूं। यानी कि पहले 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल आ रहा था, तो अब 100% 100 से 14% ज्यादा, 114 रुपए का ही पेट्रोल आदमी गाड़ी में डलवाएगा। देखो पेट्रोल हो चुका है अब 150 रुपए लीटर, लेकिन आदमी गाड़ी में डलवा रहा है 114 रुपए का ही पेट्रोल। तो भैया पेट्रोल कम डलेगा, खपत कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएगी, 150 की बजाय 114 का पेट्रोल डलवाओगे तो 36 रुपए की आपकी खपत कम हो जाएगी। 114 पर परसेंटेज में, सॉरी 150 पर, 150 रुपए की बजाय 114 का डलवा रहे हो, 36 रुपए कम का डलवा रहे हो, परसेंटेज में कितना गुणा 100% ही आ जाएगा बच्चे। तो 50 दूनी 100, 50 तिया 24%। इस सवाल का आंसर है 24%। ऑप्शन नंबर यहां पर है 4। ठीक है जी, आइए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 19, ये बताओ भाई, ये जो सवाल मैं आपके सामने बोर्ड पे दिखा रहा हूं, ये सवाल आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का लेटेस्ट है। अगर आप ये सवाल खुद से कर पाते हो, अभी तक किसी एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं आया, तो आप वाकई में बहुत सॉलिड बच्चे हो, नौकरी आपकी जो है बहुत हद तक हो सकती है। बताइए जरा, सोचो, एकदम अलग तरीके से लिखा है, कुछ नया नहीं है मेरे भाई, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, पर फिर भी बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि हम करें क्या इस सवाल के लिए। बोलो
द कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग मेकिंग चार्जेस ऑफ ए नेकलेस इज 2.5 लाख। देखिए एक नेकलेस, एक गले का हार बनाना है भाई, गले का हार बनाने के लिए जो कॉस्ट है वो 2.5 लाख रुपए है, ठीक है। एक गले के हार का कॉस्ट प्राइस 2.5 लाख रुपए इंक्लूडिंग मेकिंग चार्जेस। देखिए जब हम कोई गले का सेट बनाते हैं लेडीज के लिए, सुनार लोग, तो उसमें गोल्ड का भी खर्चा आता है, सोने का गोल्ड का भी कॉस्ट होता है, प्लस उसको बनाने का भी, कारीगर का भी खर्चा आता है। तो मेकिंग चार्ज मिलाकर जो उसको बनाने का खर्चा, मेकिंग चार्ज इंक्लूड करके प्लस गोल्ड, दोनों का कॉस्ट 2.5 लाख रुपए है। अमित इसे बेचकर 15% प्रॉफिट कमाना चाहता है। ठीक है भाई, अमित 15% प्रॉफिट कमाना चाहता है। बिक्री के समय वो इस नेकलेस के मेकिंग चार्ज पर 5% डिस्काउंट का जो है घोषणा करता है। अमित कहता है भाई साहब जो इस बनाने का जो कॉस्ट है, जो इसका मेकिंग चार्ज है, हम उस पर 5% डिस्काउंट देंगे जिससे कि ग्राहक अट्रैक्ट हो। बोला अगर निर्माण शुल्क यानी कि इस नेकलेस को, इस हार को बनाने का जो खर्चा है, निर्माण का जो कॉस्ट है वो 20,000 रुपए है, तो हार का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? एक बार बताओ। नेकलेस को बनाने का जो कॉस्ट है 2.5 लाख रुपए, कितना है भैया? 2.5 लाख रुपए। आप बोलोगे यस सर, लेकिन अमित इससे बेचकर 15% लाभ कमाना चाहता है। तो सिंपल सी बात है, अमित को इसका मार्क प्राइस 15% बढ़ाकर रखना चाहिए। अमित को नेकलेस का मार्क प्राइस 15% बढ़ाकर फिक्स करना चाहिए। अब 2.5 लाख का 15% क्या होता है? 2 लाख का 15% 30,000, 50,000 का 15%, 15 पंजे 75, 7,500, यानी कि आ गया 37,500 रुपए। 2.5 लाख का 15% आ गया 37,500 रुपए। तो 2.5 लाख में 37,500 जोड़ दो तो 2,87,500 रुपए मेरे प्यारे भाई, उसको अमित को मार्क प्राइस लगाना चाहिए। अमित को अंकित मूल्य 2,87,500 लगाना चाहिए, जिससे कि वो कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा पे बेच सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 5% का डिस्काउंट भी देना है। अगर इसमें 5% डिस्काउंट दे देगा तो फिर 15% का मुनाफा नहीं रहेगा भाई। जो मेकिंग चार्ज है, जो निर्माण शुल्क है, वो 20,000 रुपए है। वो डिस्काउंट टोटल पे नहीं दे रहा, केवल मेकिंग चार्ज पर दे रहा है। मेकिंग चार्ज पर 5% डिस्काउंट दे रहा है। तो 20,000 रुपए का 5% कितना होता है बच्चों? 1,000 रुपए, 1,000 रुपीज होता है। अमित 1,000 रुपए डिस्काउंट देना चाहता है, 1,000 का डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर अमित पहले से ही प्राइस 1,000 रुपए बढ़ा लेता है, मार्क प्राइस, तो बाद में 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे देगा, फायदा अभी भी 15% का रहेगा। यानी कि 2,87,500 रुपए मार्क प्राइस न लगा के, अगर वो 1,000 रुपए ज्यादा है, यानी कि 2,88,500 रुपए अगर वो नेकलेस का मार्क प्राइस लगाता है, तो इस पे 1,000 का डिस्काउंट देगा, बेचेगा 2,87,500 में, जो कि कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा होगा। यानी कि डी ऑप्शन आंसर आएगा भैया। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अच्छा सवाल है, अलग तरीके से लिखा, ये बताइए। सॉल्यूशन ए और बी में एसिड पानी 3:5:9:7 के रेशियो में है। ए बी को 2:3 के रेशियो में मिलाया जाता है। परिणामी सॉल्यूशन में, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो क्या है? तो मेरे भाई हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एसिड और वाटर के दो सॉल्यूशन है। पहले सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो 3:5 है, और दूसरे सॉल्यूशन में एसिड वाटर का जो रेशियो बच्चों 9:7 है ना। दो सॉल्यूशन है मेरे पास, ए और बी। ये दो अलग अलग घोल हैं एसिड वाटर के, इसमें 3:5 का रेशियो, दूसरे में 9:7 का रेशियो है। बोला यह गया है कि ए बी को 2:3 के रेशियो में मिलाया जाता है, फिर मिलाने से जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? मेरे भाई 2:3 के रेशियो में बाद में मिलाना, पहले इन दोनों को बराबर बनाओ, इक्वल करो मेरे दोस्त, इक्वल करो। यहां देखो, यहां कितना हो रहा है? 3 और 5 8, यहां हो रहा है 9 7 16। तो 8 और 16 को 16 बना लेते हैं, ऊपर भी 2 से गुणा कर देते हैं, ऊपर 2 से गुणा और नीचे मेरे भाई ऑलरेडी 16 है ही। तो मैंने दोनों को इक्वल कर लिया कि सॉल्यूशन ए भी 16 है, सॉल्यूशन बी भी 16 है। बराबर करने का फायदा क्या है? दोनों को इक्वल कर लिया, लेकिन हमें इक्वल नहीं मिलाना, हमें ए बी को 2:3 के रेशियो मिलाना है। यानी कि अगर ए का 2 लीटर लेना है तो बी का 3 लीटर लेना है। ए बी को 2:3 के रेशियो मिलाना है, तो ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे 3 से गुणा कर दीजिए। ये हो गया मिक्स 2:3 के रेशियो में।
ये 2-3 के रेशियो मिक्स हो गया मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे हाँ जी सर ऐड कर दो मेरे भाई, एसिड में एसिड, पानी में पानी। देखो 2 दूनी 4, 4 की 3 में गुणा करेंगे 12, यहाँ एसिड 12, यहाँ कितना एसिड है 3 नाम 27, 12 में 27 जोड़ेंगे 39। देखेंगे वाटर कितना है, 2 दूनी 4 पंजे 20, ये आ गया 21, 20 में 21 जोड़ेंगे तो 41 आ गया। तो एसिड वाटर का रेशियो आ गया बच्चे सी ऑप्शन 39:41, ये आंसर है। मजा आया? आप बोलोगे यस सर मजा तो आया। ये बताइए सवाल नंबर 21, एक पंखे का सेलिंग प्राइस 7392 है, प्रॉफिट 32% है, तो पंखे का कॉस्ट प्राइस कितना है? सबसे आसान सवाल, मुझे लगता है इस मॉक टेस्ट का सबसे आसान सवाल यही है, सीपी निकालना है। एक पंखे का सेलिंग प्राइस 7392 रुपीज है, सीपी आपसे पूछा है। देखो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है 100%। अगर आपको 100% के क्रय मूल्य पे 32% का लाभ होता है तो बिकेगा कितने में पंखा? 100% पे 32% प्रॉफिट हुआ तो कितने में बिकेगा? 100 प्लस 32 132% में बिकेगा। ये सेलिंग प्राइस है 7392, 132% के बराबर। तो 1% किसके बराबर होगा? 132 से भाग कर लो, 1% की वैल्यू आ गई। क्रय मूल्य पूछा है, 100% की वैल्यू निकालने, 100 से गुणा कर दीजिए, ये आंसर है सीधा का सीधा। एक स्टेप में आंसर आता है ऐसे सवालों का, ठीक है जी। 4 से आपका 100 25 बार और 4 से आपका ये 33 बार, ठीक है जी। ओके, हालांकि सभी के एंड में डबल जीरो है तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 33 से काट लेते हैं। 33 दूनी 66, 66 के बाद आपका बच जाएगा 7 9, 33 दूनी 66 के बाद बच जाएगा आपका 13, तो 33 चौका 132, यानी कि 224 गुणा 25 आ गया। अब 25 की पहले 200 में गुणा करो 5000, फिर 25 की आप 24 में गुणा करो यानी कि 600, यानी कि 5600 रुपए हो गया, 5600। ये आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा। ब्रेक करके गुणा करो, 224 को ना 200 प्लस 24, 25 की पहले 200 में फिर 24 में। अब दो घन है, उनके आयतन का रेशियो 27:64 है, सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? देखिए दो घन है, उनके वॉल्यूम का रेशियो 27:64 है, तो उन दोनों घनों की साइड का रेशियो क्या होगा? भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो देखो घन जो होता है वो साइड का क्यूब होता है। अगर मुझे वॉल्यूम दिया है, साइड का रेशियो निकालना है तो क्यूब रूट करो, 27 का क्यूब रूट 3, 64 का क्यूब रूट 4 ही आ गया। ये घन की भुजाओं का रेशियो आ गया। हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया का रेशियो, तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? देखो एरिया ही नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम नापते सेंटीमीटर क्यूब में। अगर मुझे एरिया का रेशियो निकालना है, भुजा सेंटीमीटर में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो साइड का स्क्वायर कर दो, रेशियो का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 का स्क्वायर 16, 9:16 आंसर। मुझे नहीं लगता इससे आसान सवाल कोई है आज की क्लास का। ये बताओ सवाल नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 रेलवे एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा हुआ है, बनाइए। मैं कहूं ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ये वो सवाल है जिसे यूपीएससी वालों ने भी अपनी आंसर की में गलत बताया था। यूपी कांस्टेबल वालों ने, एसएससी वालों ने गलत बताया था। रेलवे की तारीफ करनी होगी, इस सवाल में बताया था मेरे भाई। अगर ये सवाल आ गया पेपर में तो ये मान के चले कि पेपर तो मान लो जैसे 40 लाख बच्चे दे रहे हैं, इस सवाल को सही करने वाले कुछ हजार में, सैकड़ों में होंगे मेरे भाई, सैकड़ों में, हजारों में भी नहीं होंगे। ये इस सवाल का लेवल है। टीचर्स भी बहुत गलत बताते हैं इस सवाल को। देखो मेरे भाई, एक्स ने एक कार 1.5 लाख रुपए में खरीदा, फिर इसे वाई को 5% प्रॉफिट पर बेच दिया। वाई ने बाद में इसे 2% के नुकसान पर एक्स को वापस बेच दिया। वाई ने पूरे ट्रांजैक्शन में, पूरे लेन देन में एक्स के लिए लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यह सवाल है बच्चे। लोगों को लगता है सक्सेसिव है, सक्सेसिव नहीं है कि एक्स पहले वाई को बेच रहा है, वाई फिर वापस एक्स को बेच रहा है। तो यहां सक्सेसिव का जो फॉर्मूला लगाते हैं वो सबसे ज्यादा गलत है। देखो आप पहले ना परसेंटेज निकालो, रुपीस तो कर ही लेंगे। मान लीजिए कि एक्स ने एक कार खरीदी है जिसकी कीमत है 100 यूनिट है। मान लीजिए एक्स ने कार खरीदे जिसकी कीमत है 100 यूनिट।
एक्स ने इस कार को वाई को बेच दिया 5% लाभ पर। एक्स ने इस कार को वाई को बेच दिया 5% के प्रॉफिट पर। 100 पे 5% का प्रॉफिट होगा तो एक्स ने कार 105 में बेच दी। ठीक है जी। एक्चुअली में कार का जो कॉस्ट है वो 100 है। एक्स ने जो कार खरीदी थी उस कार का कॉस्ट है 100 यूनिट। एक्स ने कार वाई को बेच दी मेरे प्यारे भाई 105 में। तो 100 की कार 105 में बेच दी तो एक्स के पास क्या हो गया, एक्स के पास 105 रुपए आ गए। अब 105 रुपए, 5 रुपए के फायदे में एक्स। अब वाई ने ये कार वापस एक्स को बेच दी कि भाई मुझे नहीं चलानी ये कार, 2% के लॉस पर। तो अगर 105 का 2% लॉस होगा मेरे भाई, 2% लॉस होगा तो 105 का 2% कितना होता है, 2.1। 105 का 2% 210/100 2.1। तो 105 में से 2.1 घटाओ। अगर 105 में से 2.1 घटाओगे यानी कि 102.9 में, यानी कि एक्स ने ये कार वापस 102.9 में खरीद ली। खरीद ली मेरे भाई। वाई ने ये कार वापस एक्स को बेच दी। कितने में बेच दी, 102.9 में बेच दी। वाई ने एक्स को 102.9 में बेच दी वापस। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? अब ध्यान सुनना। पहले एक्स ने कार वाई को बेची 105 में। एक्स के पास अभी 105 रुपए, एक्स के पास अभी 105 रुपए। फिर एक्स ने दोबारा कार खरीद ली 102.9 में। तो 105 में से 102.9 जो है एक्स को वाई को देना पड़ेगा। भाई एक्स के पास, पहले एक्स ने कार वाई को बेची 105 में, एक्स के पास है 105 पॉकेट में। फिर एक्स ने वापस खरीदी 102.9 में। तो एक्स पेमेंट करेगा, जो एक्स पेमेंट करेगा इसी 105 में से तो करेगा। अगर 105 में से 102.9 एक्स ने वाई को दे दिए तो मेरे प्यारे भाई एक्स के पास कितना बचा, 2.1। एक्स के पास 2.1 बचा और प्लस कार भी वापस आ गई। कार भी वापस आ गई। यानी कि अगर इस पूरी पिक्चर को देखो, फाइनली क्या हुआ, एक्स के पास 2.1 बच गया और एक्स के पास कार घूम फिर के वापस आ गई। और कार की कीमत है कितनी, 100 की। भाई कार तो एक्स ने 100 की खरीदी थी ना, तो 100 रुपए की कार भी वापस आ गई और ये 2.1 भी बच गया। यानी कि एक्स को 2.1% का फायदा हुआ। तो यहां एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ है वो 2.1% है। लोग करते हैं 2.9%। यही गलती है बच्चे। और ये मैंने आपको डिटेल में बताया, इतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट शॉर्टकट देखा करो। इस सवाल का शॉर्टकट ये है कि वाई ने कार को बेचा 105 की कार 2% के लॉस पर। तो जितना वाई को नुकसान होगा उतना ही एक्स के प्रॉफिट के हिस्से में चला जाएगा। वाई को 105 का 2%, 105 का 2% होता है 2.1। 2.1 का नुकसान हुआ, वही एक्स का प्रॉफिट हो जाएगा 2.1%। यानी कि एक्स को 1.5 लाख रुपए की कार पे 2.1% का मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट हुआ है। जो कि कितना होता है बताओ जल्दी से, परसेंटेज से 2 जीरो और ये 3,150 रुपए। तो एक्स को यहां पर 3,150 रुपए का फायदा हुआ है। ए ऑप्शन। ये सवाल यूपीएससी तक ने गलत बताया है। ठीक है, एसएससी ने भी इस सवाल का आंसर गलत बताया था। इस मतलब दूसरा डाटा था। करो 24वां सवाल। अगर 5 लगातार संख्याओं का एवरेज n है, अगली 2 संख्याओं को अभी शामिल कर लिया जाए तो 7 संख्याएं हो जाएंगी। भाई अब एवरेज क्या होगा? मान लीजिए मेरे भाई ये 5 संख्याएं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये लगातार संख्याएं बेटा। ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एवरेज बीचों बीच की संख्या होगी, ये एवरेज हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये एवरेज क्या है, n, बीचों बीच में नंबर आ रहा है। अगर मैं अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर लेता हूं तो अब संख्याएं होंगी मेरे प्यारे भाई ये 7 संख्याएं होगी। अब एवरेज क्या होगा, अब बीचों बीच में ये वाला नंबर आएगा बेटा चौथे प्लेस पे, ये नंबर आएगा बीचों बीच में, क्योंकि इसके पीछे 3 संख्याएं, आगे 3 संख्याएं। ये एवरेज होगा मेरे भाई नया। अब ये लगातार संख्या एक एक के गैप पे आते हैं, 1 2 3 4 5। अगर ये n है तो अगला ही नंबर क्या आएगा, n+1। तो जो नया एवरेज होगा वो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा मेरे भाई। खेल खत्म। आइए
अलका किसी काम को 18 दिन में कर सकती है, शैलजा अलका से 20% ज्यादा कुशल है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए दो करेक्टर है, अलका और शैलजा। हमें इस सवाल में जो दिया है वो उनकी एफिशिएंसी के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? शैलजा अलका से 20% अधिक कुशल है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक है जी, यानी कि शैलजा की एफिशिएंसी अलका से 20% ज्यादा है। अलका एक दिन में 5 कुर्सी बनाती है, तो शैलजा एक ज्यादा 6 कुर्सी बनाती है। दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? अब हो जाएगा। देखो ये लाइन जो दी है वो टोटल वर्क निकालने के लिए दी है। अलका किसी काम को 18 दिन में कर सकती है, तो अलका एक दिन में कितना काम करती है मेरे भाई? 5 यूनिट। एक दिन में 5 कुर्सी बनाती है, 18 दिन में कितना काम करेगी? गुणा 18। ये टोटल वर्क आ गया। अगर इस टोटल काम को दोनों लोग अलका और शैलजा मिलकर करें, दोनों लोग तो एक दिन में 11 कुर्सी बनाते हैं, तो 90 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? बटे 11 ही आ जाएगा मेरे भाई। तो 18 पंजे 90 बटे 11, 90 को 11 से भाग देंगे, 11 × 88, 8 सही 2/11 आ गया जी आंसर। तो दोनों मिलकर 8 सही 2/11 दिन में कर लेंगे। बी ऑप्शन सही है। आगे आइए, सवाल नंबर है आपके सामने 26, बनाओ। यदि P बराबर ये है, Q बराबर ये है, तो आपसे पूछा है P² / Q प्लस Q² / P का मान बताओ। अलजेब्रा का सवाल है। बताओ ये सवाल ऐसे नहीं है। अगर आपको ऐसे सवाल देखने से नए लगते हैं कि कुछ नया आ गया, तो आपकी तैयारी उतनी है ही नहीं मेरे भाई जितनी होनी चाहिए। ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के पूछे गए सवाल हैं और मैंने कराए हैं, मैं अपने बैच में करवाता हूं। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको देखते ही लगता है मेरे प्यारे दोस्त कि ये जो है करा हुआ सवाल है, देखा हुआ सवाल है मेरे भाई। सोचो जरा आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखिए यहां पर ये जो दो चीजें दी गई हैं P और Q, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। ध्यान से देखो ना, P बराबर √3 - √2 बटे √3 + √2। अब ये ऊपर चला गया √3 + √2, ये √3 - √2 नीचे आ गया। यानी कि अगर मैं P और Q इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं भाई, तो क्या आएगा? 1 आएगा दोस्त। ये ऊपर से कट जाएगा और ये नीचे से कट जाएगा। यानी कि हम यहां पे जैसे दो दिए हुए हैं ना P और Q में, Q बराबर 1/P। समझ में बात? आप बोलोगे यस सर। तो यहां मैं Q की जगह 1/P लिख सकता हूं। आप लिखो ना, ये P² है बटे Q की जगह आप 1/P लिख लो, तो ये ऊपर चला जाएगा, P³ हो जाएगा। P² की P में गुणा हो जाएगी, P³, ये P³ हो जाएगा प्लस। ठीक है जी, ये उल्टा है, Q² / P, ये 1/P³ हो जाएगा। तो यानी कि अल्टीमेटली यहां पर P³ + 1/P³ निकालना था, और P³ + 1/P³ बड़ी आसानी से आ जाएगा अगर मेरे पास P + 1/P की वैल्यू है। और आपको कंसेप्ट पता है कि भाई जैसे मैं पूरा ही लिख के बता देता हूं, P का मान है √3 - √2 बटे √3 + √2, ये P की वैल्यू है। अब 1/P को ही हम लोग क्यों कह रहे हैं? वो कितना आएगा? इसका उल्टा √3 + √2 बटे √3 - √2। क्या आप हमारी बात को समझे? आप मुझे बताओ इनको जोड़ के क्या आएगा? ये भी फॉर्मूला होता है बच्चों, सीधा सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए था आपको। a + b बटे a - b प्लस a - b बटे a + b क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ a² + b²। a² + b² का मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 बटे a² - b², यानी कि 3 - 2, तो आएगा 5 दूनी 10 बटे प्लस 1/P 10 आ गया। हालांकि ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, समझाने के लिए लिखा मैंने केवल। तो P³ + 1/P³ क्या आएगा? K³ - 3, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर P + 1/P 10 है, तो P³ + 1/P³ K³ - 3 के फॉर्मूला, यानी कि 1000 - 30 970। इस सवाल का आंसर 970 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। खेल खत्म। आ गया ये बच्चे। ठीक है जी बच्चों, केरविल एप्लीकेशन पर एसएससी के लिए, रेलवे के लिए हमारे आरंभ बैच के रजिस्ट्रेशन चालू हैं।
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जस्ट अभी ग्रेजुएट हुए हैं या जो इस बार पेपर तो दे रहे हैं 2025 में, लेकिन उनकी तैयारी पूरी नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि हमारे नौकरी लग पाएगी एसएससी में, रेलवे में। तो अगले साल मेहनत करके, पूरा पढ़ाई करके, सिलेबस समझ के, रिवीजन करके पेपर देंगे। तो अगर आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है, इससे बढ़िया बैच नहीं है मेरे प्यारे भाई। 3 जून से बैच के रजिस्ट्रेशन चल ही रहे हैं। 2 साल इसकी वैलिडिटी होगी, चारों ही सब्जेक्ट, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। मात्र 1599 की फीस में, इससे सस्ता, इससे बेहतर पूरे भारत में कुछ नहीं है मेरे भाई। 1599 में। एक जमाना था जब 1599 में ऑफलाइन कोचिंग में बच्चों को घुसने नहीं दिया जाता था, केवल मैथ पढ़ने की फीस 20,000 होती थी। आज हम आपको ऑनलाइन में ज्यादा बेहतर कंटेंट, बढ़िया क्वालिटी और बेस्ट टीचर्स 1599 में दे रहे हैं, सारे बैच, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए अगर आपका टारगेट 2026 के एग्जाम है। ठीक है जी। एप्लीकेशन जाओ, कैरविल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आ जाइए। सवाल नंबर है 27 आपके सामने, करो जी। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी से बनाइए। सवाल देखने से ही लग रहा है कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और ये सवाल ऑलरेडी आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है। सवाल है, अंजनी किसी काम को 18 दिन में कर सकती है। अंजनी नाम की एक लड़की है, वो 18 दिन में कोई काम कर सकती है। ठीक है। अंजनी, खुशबू एक साथ मिलकर 14 दिन में कर सकते हैं। अंजनी प्लस खुशबू मिलकर काम कर सकते हैं 14 दिन में, 14 डेज में। अंजनी, खुशबू और सुस्मिता एक साथ मिलकर 9 दिन में। अच्छा, अंजनी प्लस खुशबू प्लस सुस्मिता तीनों मिलकर ये काम पूरा कर सकते हैं 9 डेज के अंदर अंदर, 9 दिन में। उसी काम को अंजनी और सुस्मिता कितने दिन में पूरा करेंगी? अंजनी और सुस्मिता मिलकर। तो भाई इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी आपको। चलो निकालेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। पहले आप इनका एलसीएम निकालो, टोटल वर्क। पहले आप इनका टोटल वर्क निकालो। 18, 14, 9 का एलसीएम देखिए। 18, 9 का तो 18 आ जाएगा, 14 में 7 भी आता है, तो 18 7 126। अगर आपको पहाड़े अच्छे से याद होते कि 18 7 126, 126 18 से भी कटता है, 14 से भी, तो तुरंत एलसीएम आ जाता। अंजनी 126 यूनिट काम 18 दिन में करती, एक दिन में कितना करेगी? 126 को 18 से भाग करेंगे 7। ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 126 बटे 14, 9। ये अंजनी, खुशबू, सुस्मिता 126 कुर्सी 9 दिन में बनाती, एक दिन में कितना बनाएंगे? 126 बटे 9, 14। ये एफिशिएंसी है मेरे भाई। एफिशिएंसी को ना मैं हमेशा गोला में, सर्कल में बंद कर देता हूं। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ सर। अब एक बात देखो, अंजनी की एफिशिएंसी तो 7 आ गई, ये अंजनी की एफिशिएंसी तो 7 आ गई है। अंजनी प्लस खुशबू की 9 है, तो खुशबू की 2 आ गई। भाई अंजनी की एफिशिएंसी 7 है, खुशबू की 2 आ गई, क्योंकि 7 + 2 9 होना चाहिए। 7 2 9, तीनों की एफिशिएंसी 14 होनी चाहिए। तो 7 2 9 5 14 है। 7 2 9 में 5 जोड़ूंगा तो 14 आएगा, यानी कि अंजनी और सुस्मिता इन दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर 12 आ गई। अंजनी प्लस सुस्मिता की एफिशिएंसी आ गई 12। यही फोकस था हमारा। तो अगर अंजनी और सुस्मिता दोनों मिलकर काम करते हैं, ये दोनों लोग मिलकर, तो काम करना है 126 यूनिट, लेकिन दोनों मिलकर काम करेंगे। अंजनी की 7 है, सुस्मिता की 5, 12 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? बटे 12। ये चला जाएगा भैया 6 से 21 बार, और ये 6 दूनी 12, यानी कि 10.5 दिन। 21 बटे 2 इस सवाल का आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। आइए 28वां सवाल रेलवे ग्रुप डी का। 9 11 15 17 x 19 21 ये सब दिया हुआ है संख्याएं। इनकी मीडियन x है। x एक इंटीजर है, कौन सा x का मान हो सकता है? बताओ बच्चों। देखो मेरे भाई, मीडियन कैसे निकालते हैं? अगर कोई डाटा दिया है तो आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में जो बीचों बीच में संख्या आएगी वही मीडियन होती है। तो यहां पे मेरे प्यारे भाई कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं। 7 संख्याएं हैं, तो बीच मीडियन x है, यानी कि x बीचों बीच में आएगा। x आएगा बीचों बीच में, क्योंकि x मीडियन है दोस्त। ठीक है, यानी कि x से पहले 3 संख्याएं होंगी और x के बाद में 3 संख्याएं होंगी। तो x से देखो सबसे छोटा नंबर 9 है, फिर 11 है, उसके बाद आपका 15 है, फिर मेरे दोस्तों मीडियन x आएगा चौथे नंबर पे, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 21 है। तो इस तरीके से अरेंज होगा मेरे भाई। अब जाके अरेंज हुआ है
की मीडियन निकालना है तो x बीचों बीच में आएगा, 7 संख्याएं तो बीचों बीच में चौथा नंबर आएगा। अब एक बात बताओ, x एक इंटीजर है, क्या हो सकता है 15 और 17 के बीच में आना चाहिए x, और 15-17 के बीच में एक ही इंटीजर होता है 16। तो मेरी मजबूरी है कि x का मान 16 ही होगा, कि 15 और 17 के बीच में एक ही पूर्णांक होता है 16। अच्छा सवाल है भाई, मजा आया करके। 29वां सवाल, मान लीजिए कि x सबसे बड़ी संख्या है, ये जीडी का सवाल है भाई, जो 6564 3 नंबर दे, इनको डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। ये लाइन सबसे खास है। x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या आपने ऐसा सवाल किया है? क्या आप इसका कंसेप्ट जानते हैं? x वो सबसे बड़ी संख्या है दुनिया में, x जिससे इसको तीनों को अलग अलग डिवाइड करूंगा तो सेम रिमाइंडर आएगा। क्या रिमाइंडर आएगा नहीं पता, ना पता करना है, लेकिन वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर कोई सेम रिमाइंडर देती है। तो x का मान निकालने का जो कंसेप्ट है बच्चों, वो कंसेप्ट हम आपको बता देते हैं। दो संख्याओं के पेयर का डिफरेंस लो। इनका डिफरेंस क्या आएगा बेटा? घटाइए 7416 में से 6564, 6 में से 4 गया 2, और 11 में से 6 गया 5, 73 में 65 852। दो के पेयर का डिफरेंस लो। इनका डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यारे भी बताइए? 7 में से 6 गया 1, 10 में से 1 गया 9, और 88 माइनस 74 यानी कि 14, 1491। ये आ गया भैया। ये देखिए मेरे प्यारे भाई, इसमें से घटाइए, इनका डिफरेंस लीजिए। तो 7 में से 4 गया 3, और 10 में से 6 गया 4। उसके बाद आपका मेरे भाई 88 में से 65 घटाऊंगा तो 23, 2343 आ गया। दो का पेयर बना के मैंने डिफरेंस लिया। इस डिफरेंस का इन डिफरेंस का लेना है बच्चों आपको HCF। वही मेरे प्यारे भाई वो बड़े से बड़ा नंबर आएगा जो इन तीनों को डिवाइड करने पर समान रिमाइंडर देगा। ये टेक्निक है HCF। हालांकि इतने बड़े बड़े नंबर है, इनका HCF लेना भी इतना आसान नहीं है। देखो ये HCF मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करे। HCF जो होगा 852 से छोटा ही होगा। अब ये दोनों नंबर ऑड हैं तो HCF भी ऑड ही आना चाहिए मेरे प्यारे भाई, है ना। जैसे 852 तो इवन नंबर है ना, 4 से कट रहा है, तो 852 में से 4 हटा लो आप, क्योंकि 4 आ रहा है ना, 4 तो इन दोनों को काटेगा नहीं। तो 852 को अगर 4 से भाग करूं 213। HCF या तो 213 होगा क्योंकि ऑड फैक्टर देखना है ना, या 213 का ही मेरे प्यारे भाई कोई बच्चा होगा। 213 852 को डिवाइड करेगा 4 बार, 213 इसको डिवाइड करेगा 7 बार, ये हो जाएगा भैया 1413 791। 213 इसको डिवाइड करेगा 213 एकम 213, और बचेगा कितना मेरे प्यारे भाई फिर आपका 21, 11 बार, बिल्कुल सही। 213 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, यही x की वैल्यू है। तो x के अंकों का योग आ गया 2 और 1 3 और 3 6 इसका आंसर है मेरे भाई डी ऑप्शन। बहुत मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है जी। रेलवे के सभी पेपर में भर भर के ये आया है। सवाल नंबर 30 करिए। सवाल है x 459 है, y 460 है, z 463 है। लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई एलजेब्रा का। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। xyz की अलग अलग वैल्यू दी है। ये पूछा जो एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, यहां कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 59 से 60 1 ज्यादा है, 60 से 63 3 ज्यादा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, समांतर श्रेणी में। अगर समांतर श्रेणी में होते तो मेरा काम और आसान हो जाता, ठीक है मेरे भाई। अगर समांतर श्रेणी में नहीं है तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है 1/2। अगर एक्स वाई जेड की अलग अलग वैल्यू दी हुई है और आपसे ये पूछा जाए तो ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। कैलकुलेशन आसान होगी, वरना आप कैलकुलेशन में पागल हो जाओगे मेरे भाई। एक्स वाई जेड की वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। पर मेरे भाई ऐसे सवाल देखो यूनिट डिजिट से हो सकते हैं। इकाई का अंक मैच कर लो ना आप, यूनिट डिजिट मैच कर लो। जैसे यहां पे वैसे 2 ऑप्शन में मैच हो रहा है बेटा, 4 4 गड़बड़ हो सकती है। चलो एक बार रिस्क लेते हैं कि जैसे यहां पे x4 5 9 एंड में 9 आ रहा है,
अब मैं x का क्यूब करूंगा तो 9 का क्यूब 729, 9 आएगा। ये 460 है, 0 आ रहा है। अब मैं 0 का क्यूब करूंगा, 0 आएगा। z यहां पे 3 है, अब 3 का क्यूब करोगे, z 3 का क्यूब करोगे तो 27, 7 आएगा। ठीक है, ये हो रहा है प्लस, और फिर माइनस, माइनस यानी कि इन तीनों की गुणा। जब इनकी गुणा करूंगा तो 9 गुणा 0 गुणा 3, एंड में 0 ही आ जाएगा। इन तीनों की गुणा करने पर यूनिट 0 ही आएगा, 0। तो यानी कि 9 7 16, 9 7 16 यानी कि आंसर जो भी आएगा उसका यूनिट 6 होगा, 6। यानी कि 4 वाले तो ऑप्शन हट गए, चलो बच गए बच्चों हम। ये 5 वाला भी नहीं है, यानी कि आंसर ही आएगा, इसके एंड का यूनिट 6 है, ये आंसर है। देखो ये अप्रोच होती है बेटा सवालों को करने की, वो नहीं कि गधों की तरह फॉर्मूला लगाने लगे। यूनिट डिजिट से सवाल हो रहा है क्योंकि है तो कैलकुलेशन ही। अगर नहीं हो पा रहा है तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप सॉल्व करना, यही आंसर आएगा। और इसी के साथ आज का ये जो हमारा सैंपल पेपर है एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चंस का, ये खत्म होता है मेरे भाई। ठीक है जी, आपको कैसा लगा मेरे दोस्त मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप चाहते हैं कि मैं एग्जाम तक, आपके एग्जाम होने तक लगातार ऐसे ही सैंपल पेपर करवाता रहूं एनटीपीसी के लिए, क्योंकि जो क्वालिटी हम देते हैं, जैसे क्वेश्चन हम कंपाइल करते हैं, जो सवालों का सॉल्यूशन हम सिखाते हैं, वो आपको कहीं और तो मिलेगा नहीं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि हां सर हम और देखना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत मेहनत से भैया मेरी तबीयत